आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम के तहत काम कर रहे ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए तेलंगाना सरकार की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य भर के छोटे ठेकेदारों का वित्तीय अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। माना उरु माना बाड़ी ठेकेदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद स्थित हरीश राव के आवास पर उनसे मुलाकात की और अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचागत कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ, जिससे कई ठेकेदार गंभीर कर्ज और आर्थिक तंगी में फंस गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के हावी होने से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जगह लोग अपनी मातृभाषा और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि मोहन भागवत का यह सुझाव सही है कि हमें अपने घरों में मातृभाषा बोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए जहां हम रहते हैं और काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग क्षेत्रीय भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वे उस राज्य के निवासी न हो या किसी अन्य राज्य के हो। यह एक अच्छा सुझाव है। लोगों को इस सुझाव का गंभीरता से पालन करना चाहिए। इंदौर में पानी के दूषित होने पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जबरन कार्रवाई करने की चिंता है। वे स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकते और खुद को विश्वगुरु कहते हैं। तो अब इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोज़र इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ही मकसद है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और महात्मा गांधी का नाम इससे मिटाना। लोगों को यह समझना चाहिए और इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश हिंदू देश नहीं बन सकता क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। स्वयं सेवक के अध्यक्ष मोहन भगत का एक ही काम है, इस देश को हिंदू देश बनाना और महात्मा गांधी का नाम हटाना। देश के वास्ते कुर्बानी कर देके देश को आजादी लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला प्रधानमंत्री को उनको नाम हटाने की कोशिश, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उनके साथ भी अपमान करना, ये एक सिस्टम बन गया। मगर ये भारत देश जब आजादी हुआ उस वक्त केवल हिंदू ही नहीं लड़े, मुसलमान लड़ा, क्रिश्चियन लड़ा, फारसी लड़ा, देश के हर एक नागरिक देश के वास्ते लड़ा। आज उनको हटाने का काम ये नया साल में कम से कम हर नौजवान और खवातीन समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, ये सेकुलर देश है। जब आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना एक ही बात बोले, इस देश में हर एक भाषा बात करते, हर एक का मजहब अलग है, हर एक का भगवान अलग है, और उसके बावजूद भी सब इकट्ठा महात्मा गांधी करा। उसी वजह से
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि मैं तेलंगाना और पूरे देश के सभी भाइयों और बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह वर्ष एक अच्छा वर्ष होगा जिसमें आप लोकतांत्रिक रूप से कार्य करने वाली सरकारें देखेंगे, जहां आप विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाते और जनता के हितों के लिए लड़ते देखेंगे। देहरादून में त्रिपुरा की छात्र एंजिल चकमा की हत्या पर उन्होंने कहा कि यह हमारे जैसे महान देश के लिए एक दुखद घटना है जो बहुलतावादी होने पर गर्व करता है, जो एकता और विविधता के लिए जाना जाता है। यह बेहद दुखद है कि यदि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से से संबंधित एक भारतीय नागरिक की नस्लवाद के कारण हत्या कर दी जाती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि यह हम सभी के लिए वास्तव में एक दुखद दिन है। तेलंगाना के मोइनाबाद इलाके में रहने वाले आदिवासी 31 दिसंबर को 16 एकड़ जमीन पर चलाए गए विध्वंस अभियान के बाद अधर में लटक गए। पूर्व महबूबनगर जिले के लगभग 50 आदिवासी परिवारों ने मोइनाबाद नगर पालिका के अंतर्गत पेदमंगलराम राजस्व क्षेत्र में सर्वे संख्या 210, 211 और 212 के भूखंड खरीदे थे। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि हाइड्रा के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना या सूचना के भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर से इन घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बेदखल किए गए आदिवासियों ने आगे आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन सभी को सड़क पर घसीटा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के चीन के मध्यस्थता के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा है कि इस दावे पर भारत चुप नहीं बैठा रह सकता। उन्होंने मोदी सरकार से आधिकारिक तौर पर इस दावे के खंडन की मांग की है। एमआईएम सांसद ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट पर चीन के दावे को लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर की घोषणा और शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक पाबंदियों के इस्तेमाल के दावे के बाद अब चीन के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर इसी तरह के दावे किए हैं। यह भारत का अपमान है और सरकार को इसका कड़ाई से जवाब देना चाहिए। चीन के साथ संबंधों में सुधार भारत के सम्मान और संप्रभुता की कीमत पर नहीं किया जा सकता। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स की सीमा के अंतर्गत नव वर्ष समारोह के दौरान शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए कुल 928 लोगों को पकड़ा गया। सड़क दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए साइबराबाद पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 की रात से गुरुवार सुबह तक शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ एक गहन विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत साइबराबाद भर में 55 टीमें तैनात की गई, जिनके दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते हुए 928 लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले 695 दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ, 31 मामले तिपहिया वाहनों के चालक के खिलाफ और 199 मामले 4 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ और 3 मामले भारी वाहनों के चालक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे प्रजा भवन में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीआरएस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों और जल आवंटन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री भट्टी के मार्ग मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी सांसदों, नगर निगम अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं सहित कई आधिकारिक पार्टियों के साथ बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला। चर्चा के प्रमुख विषयों में कृष्ण और गोदावरी नदियों से जल आवंटन और बीआरएस द्वारा लगाए गए आरोप शामिल है। यह बैठक कल विधानसभा में जल आवंटन से संबंधित मुद्दों पर होने वाली संभावित चर्चाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए की गई है। राज्यसभा सांसद कार्तिक के शर्मा ने कहा कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नव वर्ष भगवान तिरुपति के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह वर्ष सभी के लिए शुभ हो और सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं हर साल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आशीर्वाद लेने आता हूँ और आज एक बार फिर भगवान बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और नया साल भगवान तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ है। मंगल में हो, आशीर्वाद सबको मिले और उनका इस तरह से विवेक और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। मैं हर साल पूरे परिवार के साथ आता हूं आशीर्वाद लेने के लिए और आज भी मुझे सौभाग्य मिला है भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने का। और मैं मानता हूं कि अगर साल के पहले दिन हम उनका आशीर्वाद लेते तो पूरा साल बहुत ही आनंद में और अच्छा निकलता। सर, एक फोटो सजेस्ट है और न्यूज़ एक्स लोकल रिपोर्ट। एनसीबी ने बेंगलुरु से चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एनसीबी ने करीब 160 किलो खट की संपत्तियां जब्त की है, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब
8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कर्नाटका में अब तक की सबसे बड़ी खट की बरामदगी है, खासकर तब से जब साल 2018 में खट को एनडीपीएस एक्ट के तहत साइकोट्रॉपिक पदार्थ की सूची में शामिल किया गया था। जांच में सामने आया है कि यह खट इंडोनेशिया से केन्या के रास्ते भारत लाई जा रही थी। इस तस्करी के पीछे एक ऐसा संगठित गिरोह है जो 20 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इनमें इथियोपियन, केन्या, खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट, यूरोप और उत्तरी अमेरिका शामिल है। एनसीबी के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक करीब 550 पार्सल यानी लगभग 2100 किलो खट विदेशों में सप्लाई की है। इनमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश भी शामिल हैं। जिन पार्सलों की खेप अभी रास्ते में है, उनकी जानकारी संबंधित देशों की एजेंसियों को भेज दी गई है ताकि वहां भी कार्रवाई हो सके। तस्कर इंटरनेशनल पोस्ट और कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। खट को चाय या सामान्य व्यापारिक सामान बताकर भेजा जा रहा था। वहीं बेंगलुरु में कई जगहों पर इसे स्टोर किया जाता था, फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आगे सप्लाई किया जाता था। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद मिल रही थी। तमिलनाडु सरकार ने फसल उत्सव पोंगल से पहले कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष पोंगल बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने त्योहारी मौसम के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृति करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के अनुसार सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल बोनस के रूप में अतिरिक्त 3000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सी और डी श्रेणी के पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1000 रुपये का विशेष भुगतान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है, जिनमें से कई लोग घरेलू खर्चों के लिए निश्चित आय पर निर्भर हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कथित धर्मांतरण के आरोप में केरल के एक पादरी और 7 अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि कुछ ईसाइयों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। हमने वहां के डीसीपी से बात की है। अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है तो महाराष्ट्र सरकार और राज्य अल्पसंख्यक आयोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमने उनसे कहा है कि अगर आप सही हैं और कोई समुदाय चर्चों पर हमला कर रहा है तो सरकार आपके साथ है। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के पास कुछ क्रिश्चियंस जो थे वो एक कंप्लेंट लेके आए थे। हमने वहाँ के डीसीपी से भी बात की है, वहाँ के पीआई से बात की है। तो कोई भी अगर काम इस देश में कायदेशीर होगा तो उसकी बिल्कुल मदद की जाएगी, लेकिन अगर कोई बेकायदेशीर कार्य करता है तो ना महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली, ना अल्पसंख्यक आयोग सपोर्ट करने वाला। जो कायदेशीर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, जो देश का संविधान है, संविधान में रहकर जो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 29-30 जो माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने बनाया है, उसका फायदा डेफिनेटली सही कार्यों के लिए ले, ये नहीं कि कोई गलत कार्यों के लिए। तो हमने उनसे भी कहा है कि भाई अगर आप सही है, कोई दल आपको तकलीफ दे रहा है, कोई अगर चर्चों पे हमले करता है तो बिल्कुल सरकार आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। लेकिन यदि अगर कोई काम बेकायदेशीर होता है तो सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है, ना अल्पसंख्यक आयोग खड़ा नहीं है। दूसरी बात यह कि ये कोई व्यक्ति ना सोचे कि मैं माइनॉरिटीज हूँ और कोई गलत काम करूंगा। तो इस देश का जो कायदा है वो सही कामों के लिए चलता है, बेकायदेशीर कामों के लिए नहीं। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। ये आज से 70-80 साल पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये नारा दिया गया। तो सरकार सबके लिए प्रयास है काम करने के लिए, लेकिन वो कायदेशीर होना चाहिए काम। बेकायदेशीर रहेगा तो किसी का भी नहीं होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।